की तरफ आ जाते हैं। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ अगर वो बहुत लंबा है, इंट्रोडक्शन बहुत लेंथी है, तो हम सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ जो है ना वो कंप्लीट पढ़ते हैं, विच गिव्स अस दैट फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द इंट्रोडक्शन और द इंट्रोडक्टरी paragraph gives us the overall picture of the whole article or the written text which we are going to read later on, right? And thirdly, जो है ना कंटेंट टाइटल पढ़ने के बाद इंट्रोडक्शन के बाद ये फर्स्ट सेंटेंस ऑफ ईच paragraph we have to read, right? Because mostly the main idea is given in the first sentence. If it is not given in the first, then it will be in the last, or if it is not in the last, then it will be given in the middle, right? So if it is not given in the first sentence of the paragraph, so we have to take more time to read the middle, or to get the main idea of that paragraph में जो है ना उसका में उस पैराग्राफ का मेन आइडिया हमें देखने के लिए थोड़ा सा और वक्त लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये स्कीम करते हुए हम यानी टाइटल, इंट्रोडक्शन या फर्स्ट पैराग्राफ, और फिर फर्स्ट सेंटेंस ऑफ ईच पैराग्राफ, right? And then headings and subheadings, then those will tell us about the main points or main ideas of the article which are discussed in that content, right? Moreover, जो है उसके अलावा हमें जो है ना कोई और एड्स दी हुई हैं, जैसे जैसे जो है ना हमें वी शुड आल्सो नोट देम। स्क्रीन स्टक है, एक मिनट चले दोबारा। ओके, अब देखेंगे। Okay, you will not get all the facts, but you may get sometimes. Okay, ये चीज़ें हमने सारी देख ली थी। इसके अलावा हमने पिक्चर्स, चार्ट्स, ग्राफ्स, डायग्राम्स, कैप्शंस वगैरह वो देखनी होती हैं। वो भी हमें मेन पॉइंट्स और मेन आइडिया जो एम्फसाइज्ड पॉइंट्स या आइडियाज़ हैं उनको उनकी तरफ इंडिकेट करते हैं। ठीक है, फिर उनको हम देखेंगे। उसके अलावा इटैलिसाइज्ड वर्ड्स या इटैलिसाइज्ड या बोल्ड फेस में जो वर्ड्स फ्रेजेस दिए हुए हैं उनको हम देखेंगे, बिकॉज दे आल्सो हाईलाइट द मेन आइडियाज और मेन पॉइंट्स। And at the end, we will also read completely the summary or the last paragraph of the content, the conclusion, that is the conclusive paragraph of the content, right? अब हमने स्कैनिंग डिस्कस की थी। स्कैनिंग में हमने डिफरेंट स्कैनिंग में ये होता है कि ये एक मेन डिफरेंस है कि इसके प्रोसेस में कि जब हम स्किमिंग कर रहे होते हैं तो हमें पहले से कोई पॉइंट माइंड में नहीं रखना होता। We have no need to keep some point or something in our mind beforehand that we are searching for that, right? क्योंकि हम उसमें सर्च तो कुछ कर ही नहीं रहे। स्किमिंग में हमें पहले से कोई चीज़ अपने माइंड में नहीं रखनी होती, और ना ही हमें कोई क्लूज चाहिए होते हैं कि ना ही हमें जरा सर्च करना पड़ा होता है, ना हमें एंटिसिपेट करने की ज़रूरत पड़ती है कि हम एंटिसिपेट करें या गेस करें कि हमारी कोई रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन जो है वो किस फॉर्म में होगी, क्योंकि हम कोई चीज़ सर्च तो कर ही नहीं, हम तो उस कंटेंट को पढ़ रहे हैं। तो इसलिए पहले से माइंड में कोई चीज़ नहीं रखनी होती, बल्कि हम पढ़ के उस वक्त माइंड में जो हम पढ़ रहे हैं उसको माइंड में रखने की कोशिश करते हैं, या उसको थोड़ा सा मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं। बल्कि मेमोराइज भी नहीं करने होते, क्योंकि हमारा पर्पस मेमोराइज करना नहीं होता, जस्ट हमने मेन पॉइंट्स लेने होते हैं स्किम करते हुए। उसके डिफरेंट पर्पसेस होते हैं, वो हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि हम प्री रीडिंग कर रहे हैं या स्किम रीडिंग कर रहे हैं या रिव्यू स्किमिंग कर रहे हैं। ठीक है, वो उसके पर्पस पे डिपेंड करता है। ओके, लेकिन स्कैनिंग में हमने डिस्कस किया था कि स्कैनिंग में हमें बिफोर हैंड वी हैव टू कीप इन माइंड द थिंग, द पॉइंट, द क्वेश्चन फॉर विच वी आर गोइंग टू सर्च, राइट? जिस जिस पॉइंट या जिस चीज़ को हम सर्च करने जा रहे हैं उसे हम पहले से माइंड में रखेंगे, और फिर एंटिसिपेट, सेकंड पॉइंट है कि हम एंटिसिपेट करने की कोशिश करेंगे, गैस करने की कोशिश करेंगे कि हमारी जो पर्टिकुलर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो किस फॉर्म में हो सकती है। जैसे मैंने आपको 2 सिटीज़ की एग्जांपल दी थी कि फॉर एग्जांपल if you are searching for the distance between 2 cities, then we may anticipate that uh, our required information can be in numerical, right, in numbers, right?
and moreover it should be given in the kilometers or miles, right? तो ये हमने हमने हमें हमें खुद पहले से ही गेस करना, एंटिसिपेट करना होता है कि हमारी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में होगी। ठीक है, फिर जो भी ऑर्गेनाइज, तीसरे नंबर पे हमने देखना होता है कि हमारी जो जिस कंटेंट में हम उसे तलाश कर रहे हैं, हम सर्च कर रहे हैं, उसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसकी अरेंजमेंट क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम सर्च करेंगे। ये 3 पॉइंट जो हैं ये बहुत ज़रूरी हैं हमारी स्कैनिंग के लिए। एक तो हमें पहले से अपने माइंड में रखना है ताकि हम डिस्ट्रैक्ट ना हो, इधर-उधर ना भटक जाएँ, हमें पता हो कि हमने किस चीज़ के लिए सर्च कर रहे हैं। ठीक है? सेकंडली कि हम एंटिसिपेट करें कि हमें हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो किस फॉर्म में होगी। ठीक है? वो हमें पता होना चाहिए, हमें थोड़ा-सा गेस करना है। तीसरा ये क्योंकि स्कैन जो भी हम करते हैं यूजुअली ऐसा ही होता है कि हम जिस कंटेंट में स्कैन कर रहे हैं वी ऑलरेडी नो द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दैट कंटेंट। हमें पहले से फ़ैमिलियर है उस कंटेंट से और हमें उसकी ऑर्गेनाइजेशन पहले से थोड़ा बहुत पता है। तीसरा पॉइंट जो है ऑर्गेनाइजेशन का होता है कि अरेंजमेंट हमें लाज़मी पता हो कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है, नॉन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है। अगर टेक्स्ट है या प्रोज़ की फॉर्म में है तो उसके टाइटल और सब टाइटल या हेडिंग्स वगैरह, सब हेडिंग्स, उनकी फॉर्मेशन वगैरह, यानी वो सारी चीज़ें जो हैं उनका क्या लेआउट है और क्या ऑर्गेनाइजेशन है वो हमें सारी मालूम होनी चाहिए या हमने नोट करनी होती है व्हाइल डूइंग स्कैनिंग। ठीक है? तो ये कुछ पॉइंट्स थे स्कैनिंग के जो हमने उस दिन डिस्कस भी किए थे। ओके, दूसरा जो है कि हमने क्लू वर्ड्स बनाने होते हैं। हमारे मूड में ऐसे हमारे माइंड में क्लू वर्ड होना चाहिए कि जिसको हम ढूँढ रहे हैं, जिसको हम देख रहे हैं, किसी भी टेक्स्ट में। वो क्लू वर्ड होगा तो जब हम वो क्लू वर्ड देखते ही हमें पता चल जाएगा कि हाँ, ये हमारी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, हम अपनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन पे पहुँच गए हैं। तो ऐसे क्लू वर्ड्स होने चाहिए 3-4, जैसे गूगल में नहीं आप सर्च करते कोई वर्ड डालते हैं तो वो आपको क्लूज़ देते हैं कि ये है, ये आपका टॉपिक है, ये टॉपिक है, ये तो उसमें से हम एक चूज़ कर लेते हैं। इसी तरह से हमारे पास भी हमारी मेमोरी में भी गूगल की तरह क्लू वर्ड्स होने चाहिए ताकि हम जो है ना उसको सर्च करके उसमें से देख सकें हाँ, कि ये हमारा रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, तो उस पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है? और जब वो मिल जाएगी तो उसको हम डिटेल से फिर बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। ओके जी, स्कैन क्विकली ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। पर्पस इज़ टू, या इसी स्लाइड पे थे मेरा ख़्याल हम, हाँ जी। तो इसी पे थे हम। स्कैन क्विकली, पर्पस इज़ टू लोकेट इनटू इन्फॉर्मेशन क्विकली, अ हाई रेट ऑफ स्पीड इज़ एसेंशियल। ठीक है, जो जब हम स्कैन करेंगे तो पर्पस हमारा जो है डेफिनेटली आवर पर्पस इज टू लोकेट और सर्च आउट द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन क्विकली एंड स्पीडली एंड देयर डेफिनेटली द हाई रेट ऑफ स्पीड इज नीडेड। ठीक है, पढ़ने की जो है ना या देखने की, ओवरलुक करने की चीज़ों को हाई स्पीड पे ज़रूरत होती है। विद फ्यू वर्ड्स इन माइंड ट्राई टू स्कैन एज मच ऑफ द प्रिंटेड मैटर एज यू कैन इन द लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। तो क्लू वर्ड जो हमारे माइंड में है, हमें पता है कि हमने ये चीज़ें सर्च करनी है, तो उसके थ्रू जो है ना हम प्रिंटेड मटेरियल को जल्दी-जल्दी से अपनी नज़रों के सामने से गुज़ारेंगे और उसमें सर्च करेंगे, ताकि हम कम से कम टाइम वेस्ट हो। डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय अनरिलेटेड वर्ड्स और इन्फॉर्मेशन। तो इधर-उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। जैसे समटाइम आपको मैंने एग्ज़ाम्पल दी थी कि डिक्शनरी में सर्च करते हुए कोई भी वर्ड, अक्सर मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाया करती थी अर्ली क्लासेस में, छोटी क्लासेस में, तो कोई और वर्ड देखने लग जाना, तो इस तरह से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। पर इसीलिए जो है ना आपने पहले से अपने माइंड में वो रखना है कि आपने सर्च क्या करना है ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो और अनरिलेटेड वर्ड्स की तरफ नहीं जाना। इफ यू फाइंड योरसेल्फ बिगिनिंग टू रीड वर्ड्स और पैराग्राफ, स्टॉप रीडिंग एंड बिगिन टू मूव योर आईज इन अ स्कैनिंग पैटर्न। यानी आपको लग रहा है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं और आपने इधर उधर की चीजें पढ़ने शुरू कर दी हैं, या दूसरे वर्ड्स और पैराग्राफ पढ़ने शुरू कर दिए हैं डिटेल में, तो अपने आप को फौरन रोकें, राइट, एंड स्टॉप रीडिंग एंड बिगिन टू मूव योर आइज इन अ स्कैनिंग पैटर्न। अब पढ़ने को छोड़ें और अपनी आइज को स्कैन करते हुए मूव करना शुरू कर दें तेजी तेजी से। यानी आपने स्कैन करते हुए ऐसे जैसे कोई कैमरा स्कैन नहीं कर रहा होता जस्ट, तो उसी तरह अपनी आंखों के कैमरे के सामने से उन वर्ड्स को गुजारना है, ना कि पढ़ना है। बस आपने स्कैन या सर्च करना है और इधर-उधर के वर्ड्स या पैराग्राफ्स नहीं पढ़ने शुरू कर देने। रीड, क्योंकि ये तो वेस्टेज ऑफ टाइम होगा और जो चीज़ आप ढूँढने चले थे वो तो आप भूल ही जाएँगे कि क्या आप ढूँढने निकले थे। रीड मोर केयरफुल वंस यू फाइंड द क्लू वर्ड्स। तो जब आपको क्लू वर्ड्स आपके जो अपने क्लू वर्ड्स आपके माइंड में हैं कि आप ये ढूँढ रहे हैं,
कि इस तरह से होना है, जिस तरह से एक लिस्ट आती है आपके सामने, तो आपके पास जो क्लू वर्ड्स की लिस्ट है, दो चार वर्ड्स हैं, तो ये वर्ड नहीं तो ये हो सकते हैं। तो जब आपको वो क्लू वर्ड्स मिल जाएं, तो आपने फिर उसे केयरफुली डिटेल के साथ अपनी इंफॉर्मेशन को पढ़ना है कि अच्छा ये, जैसे आप कोई भी गूगल पे भी सर्च करते हैं तो आपको कोई कंटेंट भी अगर सामने आता है, तो वो जो क्लू वर्ड आपने दिए होते हैं वो हाईलाइट किए होते हैं। वो इसी तरह से आपने किसी भी बुक या किसी भी डॉक्यूमेंट में सर्च करना है, वो क्लू वर्ड सर्च करने हैं, और जब वो क्लू वर्ड आपको नजर आ जाते हैं तो फिर आपने उसको डिटेल से पढ़ना है केयरफुली। और फिर आपने देखना है कि अब आपको हाँ रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन अभी भी, फिर आपने एक्यूरेटली, फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि मेक एक्यूरेसी योर गोल। फिर आपने देखना है कि जो आपका गोल था, आपको जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन थी वो आपको मिल भी गई है ठीक ठीक या नहीं, या कोई और इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। ठीक है, एक्यूरेसी इज जस्ट एज इम्पोर्टेंट एज स्पीड, नीड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। तो एक्यूरेसी जो है ना, अब आपको अगर क्लू वर्ड से होते हुए आपको क्लू वर्ड नजर आ गए हैं, तो फिर आपने उसको केयरफुली रीड आउट करना है और देखना है कि जो आपको इन्फॉर्मेशन जिसकी जरूरत थी, जो रिक्वायर्ड थी, वो एक्यूरेटली आपको मिल भी गई है या नहीं। तो वो आप डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ यही वो इन्फॉर्मेशन थी जो चाहिए थी या नहीं। तो जो है ना एक्यूरेसी जो है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी होना बहुत जरूरी है। वंस फाउंड इंफॉर्मेशन यू नीड टू चेक दैट यू आर करेक्ट। जब आपको इंफॉर्मेशन, वही बात है कि जब आपको इंफॉर्मेशन मिल गई है, तो फिर आपने ये भी देखना है कि आप करेक्ट इंफॉर्मेशन भी है या कहीं जो है ना वो डिस्ट्रैक्टेड इंफॉर्मेशन तो नहीं है। हाई स्पीड इज ओनली यूजफुल इफ यू फाइंड द एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन यू नीड। हाई स्पीड यानी तभी जाहिर सी बात है कि यूजफुल है जब आप को आपकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाए, अदरवाइज तो स्पीड का कोई फायदा नहीं है। सो गोल 100% एक्यूरेसी, आपका मकसद जो है वो एक्यूरेसी है। स्पीड भी है, लेकिन स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी इज योर गोल, दैट द इंफॉर्मेशन which you were requiring is that information which you have sorted out, is that ये वही है या नहीं। ओके जी, स्टूडेंट्स ने क्या करना है, कॉपी द 4 बोल्डेड टिप्स फॉर skimming and scanning into your notes। ओके जी, ओके, आई होप दैट this topic is clear to you now। we have ended the topic, skimming and scanning का टॉपिक हमारा खत्म हो गया है, और मेरा ख्याल है कि आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी नए टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। 5 मिनट का आप लोगों ने ब्रेक लेना है तो ले सकते हैं, 5 मिनट का ब्रेक ले लें। तो अगर किसी ने कुछ खाना पीना है तो जा सकता है। 5 मिनट बाद हम दोबारा जो है ना वो लेते हैं। मैं आपको मैं आपको गूगल क्लासरूम पे आज इंशाल्लाह ताला जरूर, आज वाला टॉपिक भी और दो पिछले भी, स्किमिंग स्कैनिंग भी और नोट टेकिंग भी, दोनों आपको कोड दे दूंगी, गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दूंगी, आप लोग वहां से जब मर्जी ले सकते हैं। नहीं, ये असाइनमेंट नहीं है, ये वैसे ही जो है ना मैं स्लाइड्स आप लोगों को शेयर कर देती हूँ। खैर 1 मिनट में अभी गूगल क्लासरूम पे, 5 मिनट आप लोगों के लिए ब्रेक है। आप लोगों ने कुछ करना है, खाना पीना है, कुछ करना है, तो 5 मिनट है आपके पास। उसके बाद उतनी देर में मैं गूगल क्लासरूम पे ही आपका शेयर कर देती हूँ। गूगल क्लासरूम पे आपको उस, मेरे बेटा ये लेक्चर है, ये तीसरा वीक ही चल रहा है। इससे पहले मैडम राबिया ने एक दो लिए हैं। जिसने भी लंच करना है बेटा, 5 मिनट है आपके पास, 5 मिनट में 5 से 10 मिनट मैक्सिमम लंच कर लें आप आराम से। ओके, उसके बाद दोबारा हम कंटिन्यू करेंगे इसको।
मैं इस मीटिंग को एंड कर देती हूँ और दोबारा आपको फिर जो है ना वो इसी मीटिंग से, इसी लिंक से दोबारा आपको कॉल करूंगी। दोबारा मीटिंग कंडक्ट करते हैं इसी इसी आईडी से। आंटी, आपके पास एक ब्लूज है? आपके पास एक ब्लूज है? आपका पेपर जो है ना वो अगर तो ऑनलाइन हुआ, अगर जो है ना, जैसे अब ये डिसाइड हो गया है कि जो है ना आपका कोर्स आपका ऑन कैंपस एग्जाम हो गया। अगर ऑन कैंपस होते हैं एग्जाम तो फिर तो सब्जेक्टिव होगा। अगर ऑन कैंपस एग्जाम्स होते हैं फिर आपका सब्जेक्टिव टाइप ही होगा। अगर जो है ना ऑनलाइन एग्जाम होते हैं तो फिर आपका एमसीक्यूज होगा। लेकिन अभी फिलहाल ये डिसाइडेड है कि जो है ना वो ऑन कैंपस ही एग्जाम्स होने हैं। लेकिन अब जैसे सिचुएशन चल रही है, फिर से कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं और ये बात ज़ेरे गौर है कि शायद दोबारा से कॉलेज और स्कूल बंद हो जाएं तो फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा आपका। फिर वो अब डिपेंड करता है। अगर आपका ऑन कैंपस होता है फिर सब्जेक्टिव ही होगा। ओके क्लास, आई एम गोइंग टू एंड द मीटिंग। लॉन्ग भी और शॉर्ट भी दोनों तरह से ही आ सकते हैं। ये आप लोगों के फर्स्ट सेमेस्टर वालों के तकरीबन सुना है कि 20 नवंबर के बाद होंगे, 20 नवंबर या 20 नवंबर के बाद होंगे। मिड का सिलेबस आपका यही 4-5 कंटेंट्स ही हैं, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, ये दो टॉपिक्स हमने पढ़ लिए हैं। एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैराग्राफ मैडम राबिया ने भी आपको करवाया था, वो भी हो गया है आपका। उसकी असाइनमेंट थी वो आपसे मैं ले लूंगी। अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैराग्राफ या राइटिंग पैराग्राफ वो आपने कर लिया था, मैडम राबिया ने आपको करवा दिया है। ठीक है, वो एक कंटेंट हो गया। ये 3 कंटेंट्स हो गए हैं आपके, और इन तीनों की मैं आपको भेज दूंगी स्नैप्स वगैरह। और इसके अलावा अब हम जो है ना इंशाल्लाह प्रेसी राइटिंग पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका 3 टॉपिक्स हो गए हैं, नेक्स्ट आपका प्रेसी राइटिंग पढ़ लेंगे हम। तो असाइनमेंट आप लोगों ने अब मुझे सबमिट करवा देनी है। मैं आपको गूगल क्लासरूम का पेज जो है ना कोड सेंड कर देती हूँ, उस पर आप लोगों ने सबमिट करनी है असाइनमेंट, जमा कर उस पर सबमिट कर दें। अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैराग्राफ्स का वो आपको मैडम राबिया ने करवा दिया था। ठीक है, उसके असाइनमेंट आप मुझे अब सबमिट करवा दीजिएगा। लास्ट डेट आप रख लें, आज मंडे है तो नेक्स्ट मंडे तक आप जमा करवा दें। पेपर आप लोगों का सब्जेक्टिव टाइप ही होगा। ऑन कैंपस अगर होता है तो सब्जेक्टिव टाइप ही होगा। उसमें लॉन्ग और शॉर्ट दोनों तरह से क्वेश्चन आएंगे, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी आप फिलहाल ब्रेक की तरफ जाएं, हमारा जो है ना टाइम ख़त्म हो रहा है। मैं आपका कोर्स वगैरह अपलोड कर देती हूँ। ओके। असाइनमेंट आप लोगों ने बेटा जमा करवानी है। जो मैडम राबिया ने आपको असाइनमेंट दी थी अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैराग्राफ से रिलेटेड, उसमें से आपको मैडम ने कुछ पैराग्राफ दिए होंगे जिसमें से आपने टॉपिक, सेंटेंस, मेन आइडिया, डिटेल्स वगैरह निकालनी होंगी। ठीक है, वही असाइनमेंट जो है ना आपने मुझे सेंड करनी है गूगल क्लासरूम पेज पे। नेक्स्ट मंडे तक का टाइम है आपके पास, काफ़ी टाइम है, और ये काफ़ी टाइम है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने जमा करवा देनी है। कुछ आप लोगों को पैराग्राफ दिए होंगे मैडम ने, उन्हीं पैराग्राफ के आपने टॉपिक, सेंटेंस वगैरह, वही पैराग्राफ मेरे पास भी होंगे, तो उन पे आपने जमा करवा देनी है। मैं आप लोगों को गूगल क्लासरूम का जो पेज है उसका कोड भेजती हूँ, उस पे आप लोगों ने भेजना है। मैं अभी भेजती हूँ आप लोगों को। ओके।
वेलकम बैक। ओके, आज हम जो है अब नया टॉपिक, दूसरा टॉपिक हमारा जो है प्रेसी राइटिंग से रिलेटेड है। आप लोगों को क्लास कोड मैंने भेज दिया है गूगल क्लासरूम का, और उस पे दोनों जो है ना स्लाइड, नोट टेकिंग टेक्निक्स और वो जो है स्किमिंग स्कैनिंग ऑफ पीडीएफ फाइल्स में दोनों आपको पोस्ट कर दिए हैं। आप लोग उस पर देख सकते हैं। बाकी जो बुक के पेजेस हैं वो भी मैं आपको ना पिक्चर्स लेके उनकी पीडीएफ फाइल बना के मैं वो उस पे वो भी आपको जो है ना वो सेंड कर दूंगी। और ये जो वर्ड की फाइल है प्रेसी राइटिंग से रिलेटेड, ये भी आपको मिल जाएगी। और इसके अलावा प्रेसी राइटिंग का जो मेथड है उसके भी बुक की जो पेजेस हैं उनकी स्नैप्स लेके, वो आज तो नहीं होगा तो बुक अभी क्योंकि मेरे पास नहीं है, तो कल इंशाल्लाह मैं आपको बुक के पेजेस की स्नैप्स लेके वो आपको उस पर अपलोड कर दूंगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो आपको ये प्रेसी राइटिंग का मेथड भी मिल जाएगा। और अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैराग्राफ की आप लोग को मैडम ने दी है स्लाइड्स, अगर दी हैं तो ठीक है, अदरवाइज फिर वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। व्हाट्सएप भेज दिया है गूगल क्लासरूम का। जीमेल अकाउंट आप लोगों का है? यस मोहम्मद अहमद। ये पैराग्राफ वाली भी मैं कर दूंगी। ओके, जीमेल अकाउंट है तो आप गूगल क्लासरूम पे ना साइन इन होके जीमेल अकाउंट के थ्रू आप ये कोड लगाएंगे तो, या लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगी, तो वो उसके थ्रू आप वो जो है ना उस क्लासरूम को अटेंड कर सकेंगे। ओके ओके, चलें हम ये अब टाइम हमारे पास थोड़ा ही है, हम जो है ना ये इसको स्टार्ट करें और इसको फिनिश करें। प्रेसी राइटिंग और कंप्रीहेंशन। पैराग्राफ वाली स्लाइड्स भी आपको मिल जाएंगी। ओके, पैराग्राफ वाली स्लाइड भी मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी। ठीक है, ओके ओके। अब जो है ना ये चैट बंद करें और लेक्चर की तरफ आ जाएं, पैराग्राफ राइटिंग की तरफ। Okay, Ji, we are going to discuss about the comprehension and Pressy writing. That how to comprehend a written text or passage which is with you, right? अगर आपके पास कोई written text, कोई article, कोई chapter है, तो उसको आपने comprehend comprehension कैसे करनी है, comprehension का मतलब क्या है, उनका purpose क्या है, और फिर उसके बाद उसको precise कैसे करना है। ठीक है, उसकी प्रेसी मेकिंग कैसे करनी है, प्रेसी क्या है, और उसको कैसे प्रिसाइज करना है किसी भी मटेरियल को, तो ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। अगर जो है ना थोड़ा बहुत रह गया तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और ये आपका मटेरियल अपलोड करने की वजह से टाइम वेस्ट हो गया, कुछ नेटवर्क स्लो था, तो जो है ना इसलिए रह जाना, वरना आज ही हमने ख़त्म कर लेना था। ओके, चलें देखें डेफिनेशन पहले तो देख लें। ये खैर प्रेसी की डेफिनेशन है, पहले आप देख लें कि हम पहले आप सुन लें कि कंप्रीहेंशन क्या होती है। Comprehension, what is comprehension? Comprehension means basically literal meaning of comprehension is to understand something, right? For example, if you have a written text with you, a content, an article, whatever, a chapter or a book you have, right? And you will read that intensively, rather saying reading, we should say that you will study that, right? Study means you will deeply and try to understand that, you will deeply study that or read out that। रीडिंग होती है सुपरफिशियल रीडिंग, यानी आप उसमें समझ रहे होते हैं लेकिन आपका मकसद जो है ना वो सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग होती है। उसमें आपका पर्पस मेमोराइज नहीं करना होता, पॉइंट्स को मेमोराइज करना नहीं होता, जस्ट आप रीड आउट कर रहे होते हैं, और उनको जाहिर है उसमें इतनी डीप अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत नहीं होती, या डिटेल में या डिटेल्स में या उसके इलस्ट्रेशंस वगैरह, एक्सप्लेनेशन वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, आप रीड आउट करते हैं। स्टडी और रीडिंग में ये ही डिफरेंस है कि रीडिंग का मतलब है कि आप रीड आउट कर रहे हैं चीज़ों के, बट नो deep understanding, and study means that you are reading the things with deep understanding, that is studying. So that is why that I am using the word studying, not reading.
So when you study some notes, some no, we should not say notes. We should say that some content, some written text, that can be an article, that can be an essay, that can be a book or chapter, right? Whatever that is. So you have to comprehend that in detail. You आपने उसको understand करना है, उसको deeply पढ़ना है, गौर से carefully, और उसको understand करने की कोशिश करनी है. And your understanding or comprehension will be assessed out of that text through questions. By asking some questions related to that text, you will be assessed or judged for that text, that how much you have comprehended some particular topic, some particular text. ठीक है, so that is comprehension. ओके, तो यानी आप मीन्स टू से, अगर आपके पास कोई मटेरियल है, आपके पास पढ़ने वाला कोई टेक्स्ट है, तो आप तो आपकी कंपनी आप उसको पढ़े. ये अटेंडेंस इस तरह से ना दिया करें, मैंने आपको पहले भी मना किया, इस तरह से अटेंडेंस ना लगाया करें चैट में. मुझे लगता है कि शायद कोई मैसेज है, क्योंकि हम ऑनलाइन जो है ना माइक तो ऑन नहीं कर सकते तो इसलिए जो है ना वो चैट करनी होती है, तो मुझे होता है कि शायद किसी ने कोई क्वेश्चन ना पूछा हो, तो ये फिर बार बार इंटरप्शन होती है, तो इस तरह से अटेंडेंस ना सेंड किया करें चैट में. कोई क्वेश्चन वगैरह होते हैं तो जस्ट वो पूछा करें. ओके, तो वी वर डिस्कसिंग दैट कंप्रीहेंशन जो है कि कोई भी टेक्स्ट है तो उसको आपने डीपली अंडरस्टैंड करना है, और फिर उसमें उसकी कंप्रीहेंशन, उस टेक्स्ट को जो आपने पढ़ा है, उसके मेन आइडियाज, उसकी डिटेल्स, उसके रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हैं, वो आपने कहाँ तक अंडरस्टैंड किया है, उस टॉपिक को, उस कंटेंट को कहाँ तक आपकी कंप्रीहेंशन हुई है, कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है, उसको असेस करने के लिए, उसको इवेलुएट करने के लिए आपसे क्वेश्चन जो है ना उस पैसेज से रिलेटेड, उस आर्टिकल से या उस कंटेंट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उन क्वेश्चंस के थ्रू असेस किया जाता है टू व्हाट एक्सटेंट यू हैव comprehended that written text, right? So that is comprehension. And after comprehending that content, you can be asked to write a précis of that, or to precise that content to one third of that. आपसे कहा जा सकता है कि अब आपने अंडरस्टैंडिंग हो गई है आपकी, आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, उसके आंसर अगर आप दें तो उससे जज किया जाता है कि आपने कहाँ तक इसको समझा है. ठीक है, और फिर ये भी कहा जा सकता है कि इसको समराइज करें टू वन थर्ड ऑफ दैट, राइट. आप इसको एक तिहाई तक इसको समराइज करें, या इसको प्रिसाइज करें. सो दैट इज प्रेसी राइटिंग. या अगर आपसे नहीं भी कहा जाता तो आप खुद के लिए उसको समराइज करते हैं, पैराफ्रेज करते हैं, और उसको समराइज करने के लिए आप प्रिसाइज करते हैं, राइट. So that is the purpose of making a précis, and we will learn how to comprehend some content and how to precise that after while. ओके, कम्प्रीहेंशन आपने देखा, उसको मेथड क्या है. कम्प्रीहेंशन और पैसिव राइटिंग का मेथड हम इकट्ठा ही साथ साथ जो है ना दैट विल गो हैंड इन हैंड, उसको देख लेंगे. अब आ जाएं प्रेसी की तरफ, कि प्रेसी होती क्या है और उसकी क्या एग्जांपल है, और फिर उसका मेथड वगैरह डिस्कस करेंगे. So, what is the definition of here? It is defined as a brief summary of a book. Precise is a Précis means to precise something. That means to say you have a written composition already. That is a complete composition you have. That can be an article. That can be an essay. That can be a good chapter of a book. That can be a passage which is consist of 2 to 3 paragraphs or 3 or 4 paragraph, right. हो सकता है आपके पास कोई बुक हो, कोई भी टेक्स्ट है, वो एक पैसेज भी हो सकता है जो 3-4 पैराग्राफ्स पे हो, कोई एक पैराग्राफ भी हो सकता है सिंपली. तो आपको उसकी आपसे कहा जा सकता है कि उस पर उसको कंप्रीहेंड करें और फिर उसकी प्रेसी करें. तो आपने उसको प्रिसाइज करना है. मीन्स टू से you have to create of that of that already created composition, of that already complete composition, you have to create a new one by precising it, by summarizing it, by making it short, right. You have to create a new thing with your own words, with not with your own idea, not with your own idea, but
with your own words, right? प्रेसी क्या है कि एक ऑलरेडी आपके पास एक कंप्लीट कॉम्पोजिशन है, रिटन टेक्स्ट है, कोई कंटेंट है, कोई चैप्टर है, बुक है, आर्टिकल है, कुछ भी है। आप उसको कंसाइज करना है, उसको समराइज करना है, और उससे उसको समराइज करके एक नई चीज़ बनानी है। लेकिन उसका ये समरी, जो अब आप किसी की समरी लिखते हैं, जो क्रिटिकल अप्रिसिएशन, उसमें आपकी अपना व्यू पॉइंट भी है। क्रिटिकल अप्रिसिएशन जो लिखी जाती है किसी भी चैप्टर की, या आपसे क्वेश्चन जो है ना, आपसे आंसर भी जैसे अब आप टॉलरेंस आर्टिकल पढ़ेंगे, तो आपसे कहा जा सकता है कि आपने इसकी क्रिटिकल अप्रिसिएशन लिखें। तो वो क्रिटिकल अप्रिसिएशन जो है ना, वो भी उसकी समरी ही होगी, लेकिन with your own point of view. Also you have to also you can also, you will definitely will give your own viewpoint about that article, the tolerance in critical appreciation. क्रिटिकल अप्रिसिएशन में भी आपने वो सारा उसको समराइज करना है उस आर्टिकल को, और साथ में अपना व्यू पॉइंट देना होता है। लेकिन जो प्रेसी है ना, प्रेसी में आपने उसको प्रिसाइज करना है, 1/3 तक उसको प्रिसाइज करना है, अपने अल्फाज में करना है, यानी वो वर्ड्स यूज नहीं करने जो कि उस ओरिजिनल पैसेज में या उस ओरिजिनल कंटेंट में यूज हुए। वो आपके वर्ड्स अपने होंगे, आपने पैराफ्रेज करना है, मीन्स टू से यू हैव टू पैराफ्रेज दैट। अपने वर्ड्स आपके अपने होंगे, मेन आइडियाज वही सब होंगे जो ओरिजिनल पैसेज में हैं। आइडियाज, सब्जेक्ट जो भी है वो वही होगी जो उस ओरिजिनल पैसेज में है, और आपने अपना कोई व्यू पॉइंट नहीं देना। जो राइटर ने डिस्कस किया है जस्ट उसी को आपने कह लें कि रिक्रिएट करना है, उसी को आपने रिक्रिएट करके जो है ना, सिर्फ अपने वर्ड्स यूज करते हुए, चीज़ वही रहेगी, जो है ना असल उसका लब्बे लुबाब वही होगा, लेकिन वर्ड्स नए होंगे। नए वर्ड्स के साथ आपने एक नई प्रिसाइज करके एक समरी तैयार करनी है। ठीक है, तो इसका ये प्रेसी जो है, ये एक फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच लैंग्वेज से डिराइव किया वर्ड है, प्रेसिस, जिसका मतलब है, और ये वर्ड जिसका यानी उसकी प्रोनाउंसिएशन है प्रेसिस, और इसकी मीनिंग है टू प्रिसाइज समथिंग, to abridged, you can say that the abridged form of some already complete composition। पहले से एक कंप्लीट कॉम्पोजिशन की को आपने अब्रिज्ड फॉर्म, उसकी जो है ना, उसकी कंसाइज्ड फॉर्म, उसकी ब्रीफ फॉर्म को आप कहेंगे कि प्रेसी है। प्लूरल इसका प्रेसिस है, या आप देख सकते हैं द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव प्रेसी आर कंसाइसनेस। ये फीचर्स होने चाहिए गुड प्रेसी में, right? These characteristics should be there in a good pressy. What are those? These are conciseness, clarity, completeness, unity, and coherence, right? तो अब ये क्या है, ये हम डिस्कस करते हैं। कंसाइसनेस क्या है? मीन्स टू से ब्रेविटी होनी चाहिए, ब्रीफ एंड ब्रेविटी शुड बी देयर, राइट? आवाज रुक रही है आपका, या तो आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा जो आवाज रुक रही है वलीद, इसलिए जो है ना, आपके मेरा नेटवर्क का कोई इशू नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल जा रहा है। आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा जो आवाज़ रुक रुक के आ रही है। जिनके जिनके भी इस तरह से इशू हो रहा है ना, आप लोगों के नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अगर मेरे नेटवर्क का प्रॉब्लम होता तो ऊपर आ जाता है कि नेटवर्क इज़ नॉट स्टेबल। तो इसलिए मेरे नेटवर्क का अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉब्लम नहीं है, ये जिनके साथ हो रहा है उनका उनका नेटवर्क का इशू होगा। ओके, तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए? कंसाइसनेस होनी चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, यानी आपने जो ओरिजिनल पैसेज है, ओरिजिनल कॉम्पोजिशन है, उसको 1/3 तक आपने कंसाइज कर देना है। क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी मीन्स के क्लियर होनी चाहिए, यानी क्लैरिटी का मीन है कि आपके जो है ना, जो जिस तरह से जो आइडियाज़ डिस्कस हुए हैं, कंसाइसनेस का मतलब है कंसाइज, ब्रीफ, ब्रेविटी। ठीक है, ब्रीफ, शॉर्ट करना है आपको। तो कंसाइज का मतलब है कि आपने उसका मीनिंग भी चेंज नहीं करना, और उसको जो है ना मुख्तसर कर देना है, उसको समराइज कर देना है।
और जामे अंदाज में, कंसाइसनेस का मतलब है एक जामे अंदाज में, टू द पॉइंट फॉर्म में आपको आपने उसको कंसाइज करना है। तो क्लैरिटी क्या है? क्लैरिटी मीन्स दैट यू मस्ट your ideas must be clear and coherent and they should be connected with you can say that with cohesion। उनमें cohesion आनी चाहिए, होनी चाहिए, clarity होनी चाहिए। देखिए ना, यानी अगर कोई फर्स्ट आइडिया जो है ना, अगर कोई कोई आइडिया यानी एक पैसेज है फॉर एग्जांपल, आपके पास तीन चार पैराग्राफ्स का है, तो हर पैराग्राफ का एक मेन आइडिया होता है और उसके बाकी उस पैराग्राफ में उस मेन आइडिया से रिलेटेड डिटेल्स या एग्जांपल्स वगैरह होती हैं। ठीक है, तो वो मेन आइडिया आपने निकालना है उस पैराग्राफ में से। इसी तरह से दूसरा, या और कोई मेन पॉइंट है तो वो निकालेंगे, तो इसी तरह से दूसरे पैराग्राफ का, तीसरे पैराग्राफ, और वो हर पैराग्राफ जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, एक सीक्वेंस में चल रहा होता है। तो अगर आप जो है ना कोई भी जो आइडिया है, अगर आपने फर्स्ट पैराग्राफ का मेन आइडिया निकाला, उसे लिख दिया, फिर थर्ड का लिख दिया, फिर सेकंड का लिख दिया, फिर फोर्थ का लिख दिया, तो वो उसमें सीक्वेंस तो नहीं बनेगा। आपने यानी जो है ना वो क्लैरिटी नहीं आएगी, आपको चीज़ समझ ही नहीं आएगी कि बन क्या गया है, खिचड़ी पक जाएगी। तो इसलिए जो है ना उसमें ऑर्गेनाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है, और हर आइडिया का दूसरे आइडिया के साथ कनेक्टेड होना, उसमें स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो यही कोहेरेंस भी है कि आइडियाज़ एक दूसरे से इस तरह कनेक्टेड हो कि जब कोई दूसरा पढ़े उस प्रेसी को या उस समरी को, तो उसे लगे कि ये जो है ना एक पूरी एक यही कंपोजिशन थी। यानी जो आपने एक आर्टिकल को कंसाइज किया है, उसको प्रिसाइज किया है, वो एक अलग चीज़ थी, और ये एक नई चीज़ बन जाएगी कि उसे जो पढ़ने वाले को पता भी ना चले कि ये हमको ये एक और यानी ये कहीं से निकाला गया है, यानी ये किसी और, यानी इस तरह से वेल लिट होना चाहिए, वेल कनेक्टेड होना चाहिए। तो वो एक ही उनमें ऐसा रब्त होना चाहिए कि वो एक ही नई चीज़ बन जाए दोबारा से। हाँ बिल्कुल, उर्दू की तखलीस की तरह, बिल्कुल उर्दू में जो तखलीस करते रहे हैं बिल्कुल उसी तरह, यानी एक वो वन यूनिट बन जाना चाहिए। या जब कोई पढ़े तो उसे फील ही ना हो कि ये कोई अलग अलग से आप आइडियाज पढ़ रहे हैं, यानी एक आइडिया अलग है, दूसरा अलग है, तीसरा अलग है, चौथा अलग है, ऐसा ना हो, बल्कि उन्हें लगे कि एक ही चीज हम पढ़ रहे हैं, ये वन यूनिट है। इस तरह से वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्लियर होना चाहिए, और जो यूनिटी क्लैरिटी का ये भी ताकि हर चीज़ जो है वो क्लियर हो। और एक ये भी है कि जो भी आप लैंग्वेज, जो वोकेबलरी आप यूज़ कर रहे हैं, वो भी कॉन्टेक्स्ट जो है ना, वो जिस कॉन्टेक्स्ट में आप एक कोई वर्ड जो है ना या सिनोनिम को यूज़ कर रहे हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में वो प्रॉपरली अपना रोल प्ले कर रहा हो, अप्रोप्रिएट उसका यूज़ होना चाहिए। यानी ये नहीं है कि एक वर्ड जो अगर आपने ओरिजिनल पैसेज में से कोई वर्ड है उसका सिनोनिम यूज़ कर लिया है, तो ये ना हो कि वो जो सिनोनिम यूज़ किया है वो कुछ और मीनिंग कन्वे कर रहा हो, बजाय इसके कि जो एक्चुअल मीनिंग उसका होना चाहिए था। यानी जो ओरिजिनल पैसेज में उसका मीनिंग था, उसकी सेंस जो है, क्योंकि सिनोनिम्स होते तो हैं लेकिन वो एग्जैक्ट वो मीनिंग कन्वे नहीं कर रहे होते जो वो पैसेज में कोई ओरिजिनल वर्ड कन्वे कर रहा होता है। तो ये ज़रूरी है कि ऐसा प्रॉपर वर्ड यूज़ करें जो कि वही मीनिंग कन्वे करे, जो ज़रूरी है कि हर सिनोनिम जो है ना वो वही मीनिंग कन्वे करे जो ओरिजिनल वर्ड कर रहा है। तो इसलिए वर्ड की कलेक्शन जो है ना वो भी बहुत क्लियर होनी चाहिए। कंप्लीटनेस होनी चाहिए। कंप्लीटनेस का यही मतलब है कि एक कंप्लीट यूनिटी नज़र आनी चाहिए, ऐसा लगे कि ये कंप्लीट होल है, एक ही चीज़ है, ये कुछ डिफरेंट नहीं है, ये मुख्तलिफ आइडियाज़ को जोड़ के एक चीज़ नहीं बनाई गई, बल्कि ये एक ही आइडिया है। इस तरह से कंप्लीट नज़र आना चाहिए। यूनिटी का मतलब है कि जिस एक सब्जेक्ट पे बात हो रही है वो ही डिस्कस किया हो, डिस्ट्रैक्शन ना हो, दरमियान में इवेसिवनेस ना हो, यानी उसमें सब्जेक्ट की यूनिटी नज़र आनी चाहिए। ये ना हो कि पढ़ने वाला कहे कि इसने तो इधर उधर की एक एक सेंटेंस में कोई एक बात चल रही है, दूसरे सेंटेंस में किसी और ही तरफ चला गया, तीसरे में किसी और ही चीज़ की बात निकल गई है। ऐसे नहीं होना चाहिए। ये यानी जिस एक टॉपिक को आप लेके चल रहे हैं वही होल डिस्कशन उसी पे होनी, यूनिटी नज़र आनी चाहिए, यानी वो एक यूनिट। आप कह लें कि ये सारे वर्ड्स जो है ना करीब करीब एक ही चीज़ को थोड़े थोड़े डिफरेंसेस के साथ एक ही चीज़ को बयान कर रहे हैं। फिर कोहेरेंस होनी चाहिए। कोहेरेंस का भी यही मतलब है कि एक उनमें जो है ना बहुत ज़्यादा मजबूत रब्त होना चाहिए, और वो अलग अलग चीज़ ना नज़र आए, बल्कि एक जैसी पकी हुई एक ही चीज़ नज़र आए। ठीक है,
ओके जी, ये नीचे आप देख सकते हैं कि while writing a précis the most important task is to ensure that the original sequence of events and the flow of ideas remain unchanged. ये फिर ही आप जो है ना उसमें यूनिटी भी क्रिएट कर सकते हैं, उसमें कमी होगी जब आपने, यानी जब आप जो है ना जो आइडियाज ओरिजिनल सीक्वेंस में, जिस तरह से जिस ओरिजिनल सीक्वेंस में वो यूज हुए हैं, अगर उन इवेंट्स को, उन आइडियाज़ को या इवेंट्स को आप उसी ओरिजिनल सीक्वेंस के उसी फ्लो के साथ, यानी एक फ्लो नज़र आना चाहिए। कोहेरेंस का मतलब है कि आपके आइडियाज़ जो आपने लिखे हैं उनमें एक फ़्लो नज़र आना चाहिए, रवानगी होनी चाहिए, और वो रवानगी चेंज नहीं होनी चाहिए। जिस जिस जो फ्लो, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ओरिजिनल पैसेज में था वही उनकी रहनी चाहिए। बिल्कुल टॉपिक से रिलेटेड हो, टॉपिक से रिलेटेड हो, सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। असाइनमेंट आप किस से रिलेटेड कह रहे हैं मोहम्मद अहमद? असाइनमेंट आप लोगों को वो दी है, उससे पैराग्राफ राइटिंग से रिलेटेड असाइनमेंट ना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैराग्राफ से रिलेटेड। टॉपिक सेंटेंस वगैरह आपने ढूंढने हैं जो आपको, मैं मेरा ख्याल यही असाइनमेंट थी आप लोगों को दी होगी मैडम ने, टॉपिक सेंटेंस, मेन आइडिया और डिटेल्स। चलें देख लेते हैं जो उस जो पढ़ाया उसमें से कुछ कंटेंट देख लेते हैं, उसमें से दे देते हैं आप, ठीक है? ओके, अभी इसे छोड़ें, अभी जो डिस्कशन हो रही है ना उस पर आ जाएं ताकि हम इसे फिनिश कर सकें। ओके, ये प्रेसी राइटिंग, प्रेसी की डेफिनेशन हो गई, और उसके क्या फीचर्स होने चाहिए, क्या कैरेक्टरिस्टिक अच्छी प्रेसी में होनी चाहिए, वो हो गई। अब आ जाएं दी मेथड की तरफ और एग्जांपल देख लें कि अच्छी प्रेसी का पर्पस क्या होता है और वो कैसी होनी चाहिए। अ प्रेसी इज़ नॉट एन आउटलाइन बट अ समरी और डाइजेस्ट। ठीक है, एक आउटलाइन नहीं होती कि आपने एक पैराग्राफ का मेन आइडिया में उसको बता दिया तो वो आपके आउटलाइन ही बना दें, नहीं, उसको आपने समराइज करना है। इट इज़ यूजफुल एज एन एक्सरसाइज इन ग्रास्पिंग द एसेंशियल आइडियाज ऑफ एन ऑलरेडी कंप्लीटेड कॉम्पोजिशन। ठीक है, तो एक ऑलरेडी, ये हम बात कर चुके हैं कि एक ऑलरेडी कंप्लीटेड कॉम्पोजिशन है आपके पास, उसके आपने एसेंशियल आइडियाज़, जो मेन आइडियाज़ हैं, उन पे गिरफ्त आपकी, उसकी प्रैक्टिस करना, उनको निकालना, एंड उसको समराइज करना, दैट इज़ प्रेसी, राइट? एंड इन स्टेटिंग दीज आइडियाज़ इन कंसनट्रेटेड फॉर्म, यानी प्रेसी क्या है कि आपने किसी भी ऑलरेडी कंप्लीटेड कॉम्पोजिशन में से एसेंशियल आइडियाज़ को निकालना है, उनको उनको ग्रास्प करना है और फिर उनको कंसंट्रेट करना है, उनको जामे अंदाज में अपने वर्ड्स में बयान करना है और स्टेट करना है, राइट? प्रिसाइज्ड फॉर्म में। The, the Pressy shears away all elaborations of the thought and gives only what is left in such a way as to make the summary a complete composition. Right? So Pressy क्या करती है? It shears away all the elaborations. आपने सारी elaborations, जो डिटेल्स, एग्जांपल्स, कोई फैक्ट्स जो भी बताए हुए हैं उनको साइड पे रख देना है, ठीक है? उनको उनको स्किप कर देना है। एंड गिव्स ओनली व्हाट इज लेफ्ट, और फिर के बाद जो आपके पास रह गया वो जस्ट आपके मेन पॉइंट्स ही होंगे। आपने जो डिटेल्स हैं, जो डिटेल्स, एग्जांपल्स, इलस्ट्रेशन वगैरह हैं, कोई क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं, उनको स्किप करना है, बाकी जो आपके पास रह गया वो मेन आइडिया रह जाता है। इन सच अ वे एज टू मेक समरी अ कंप्लीट कॉम्पोजिशन। तो इस तरह से आपने समरी बनाई है कि वो एक कंप्लीट कॉम्पोजिशन आपके पास आ जाए, यानी एक ऑलरेडी आर्टिकल जो है, ऑलरेडी कंप्लीट कॉम्पोजिशन आपके पास जो है, उसको इस तरह से प्रिसाइज और उसके मेन आइडियाज़ या मेन पॉइंट्स को ऐसे कंसंट्रेट करना है कि एक आपके पास एक न्यू कंप्लीट समरी बना के कि आपके पास एक न्यू कंप्लीट कॉम्पोजिशन आ जाए उसकी, राइट? इट डज नॉट देयरफॉर स्केलेटनाइज द ओरिजिनल कॉम्पोजिशन।
किधर गया कर्सर? सर किधर गया? ओके ओके जी, हम यहाँ पे थे। ओके 10 मिनट रह गए हमारे पास। इट डज नॉट देयर फॉर स्केलेटनाइज, यानी ओरिजिनल कंपोजिशन का एक ढांचा सा जो है ना वो आपके सामने आ जाता है। सो मच एज इट रिड्यूसेस इट्स स्केल, क्योंकि वो रिड्यूस हो जाता है और एक ढांचा सा आपके सामने आ जाता है, और वो बेसिक जो है ना स्केलेटन है उसका। मैनी ऑफ द आर्टिकल्स इन द रीडर्स डाइजेस्ट आर ओनली प्रेसी, so skillfully done that the average reader does not know that he is reading a summary. So कहते हैं कि रीडर्स डाइजेस्ट में अगर आपको कभी इत्तेफाक हुआ हो द रीडर्स डाइजेस्ट में कोई आपको आर्टिकल वगैरह पढ़ने का, तो उसमें जो आर्टिकल्स आपको कहते हैं वो मिलते हैं ना, वो ऑलरेडी कंप्लीट कॉम्पोजिशंस हैं, कोई रिसर्च डॉक्यूमेंट्स हैं, रिसर्च पेपर्स हैं या रिसर्च आर्टिकल्स हैं। वो आर्टिकल्स एक्चुअली उन उन रिसर्च पेपर्स को मज़ीद समराइज करके, उनको प्रिसाइज करके वो आर्टिकल्स लिखे गए होते हैं, और वो ऐसा लग रहा है कि ये ही आर्टिकल है, यानी वो लगता ही नहीं है कि उनको समराइज करके बनाया गया है। इस तरह से आपकी प्रेसी होनी चाहिए। सिंस द प्रेसी सेज अ ग्रेट डील विद इन अ ब्रीफ स्पेस, यानी थोड़ी सी मुख्तसर सी जगह पे प्रेसी जो है वो बहुत कुछ बयान कर देती है। यानी प्रेसी ऐसी होनी चाहिए कि जो एक बड़ा आर्टिकल आपके पास है कोई 25-26 पेजेस का, तो उसको प्रिसाइज करके आपने 6-7 पेजेस पे जो उसको आपको कंप्रेस कर देना है, ठीक है, उसको ब्रीफ कर देना है। तो 4-5 पेजेस पे या 5-6 पेजेस पे, 1/3 मीन्स टू से, तो वो एक न्यू समरी आपके पास बन जाती है, और ऐसा लगता है कि ये एक नया आर्टिकल है, ये एक नई चीज़ है, और जो कम जगह पे कम वक्त में आपको ज़्यादा कुछ बयान कर देती है, ज़्यादा जो है ना उस आर्टिकल के बारे में इंफॉर्म कर रही होती है। इट इज़ या उस टॉपिक पे आपको ज़्यादा चीज़ें बता रही होती है। इट इज़ ऑफ ग्रेट सर्विस इन टेकिंग नोट्स ऑन लाइब्रेरी असाइनमेंट्स एंड जनरल रीडिंग। ये जो है ना प्रेसी मेकिंग की प्रैक्टिस जो है, दैट इज़ वेरी हेल्पफुल in taking notes, right? Then means to say that a speaker is speaking a lot of things, right? He is elaborating and clarifying by giving different examples and illustrations, and you have to make them precise. तो नोट टेकिंग में बड़ी हेल्पफुल है। उसके अलावा असाइनमेंट जब प्रिपेयर आप लाइब्रेरी असाइनमेंट वगैरह तैयार करते हैं तो उसमें बड़ी हेल्पफुल है। या कोई भी मटेरियल आप पढ़ते हैं तो जब आप उसको प्रिसाइज करना होता है तो उसमें ये जो है ना बहुत हेल्पफुल है। ये वर्ड प्रेसी है। ये जो स्पेशल कैरेक्टर के साथ लिखा हुआ है, ये फ्रेंच वर्ड एक्चुअल फ्रेंच लैंग्वेज से डिराइव किया गया है वर्ड प्रेसी, इसलिए इसको जो है ना इस तरह से लिखा जाता है, और इसका मतलब है टू प्रिसाइज समथिंग। ये फ्रेंच वर्ड का लफ्ज है, ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है ये, और इसके पास वो ई के ऊपर थोड़ा सा डैश जो आपको नजर आता है वो इसलिए नजर आता है। ओके जी, आगे ये एग्जांपल्स हैं, और ये एग्जांपल मैं आपको सेंड कर लूँगी, आप ये पढ़ लीजिएगा। हम अब मेथड की तरफ आते हैं। आगे हिस्ट्री वगैरह है, प्रेसी राइटिंग की, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। अब हम मेथड की तरफ आते हैं। मेथड के हवाले से मैं आपको बुक के पेजेस की एक हेल्पिंग बुक है, उसके बुक पेजेस की स्नैप्स लेके आपको सेंड कर दूँगी, ठीक है। वो PDF फाइल बना के उसकी वो आपको सेंड कर दूँगी। तो अब अभी आप फ़िलहाल ऐसे सुन लें कि प्रेसी राइटिंग का मेथड क्या है, साथ साथ कंप्रीहेंशन और फिर उसकी प्रेसी राइटिंग। कंप्रीहेंशन क्या है कि आप ये स्टेप्स में बल्कि लिखते जाएं अपने पॉइंट्स, आप अपने पास पॉइंट्स बनाते जाएं, नोट्स ले लें इसके जो मैं मेथड बता रही हूँ, क्योंकि आपने प्रेसी बनानी है और ये मेथड आप जो है ना या पॉइंट्स आपको हेल्पफुल होंगे जब आप प्रेसी करेंगे। ओके जी, कंप्रीहेंशन जब करनी है ना तो व्हाट यू हैव टू डू व्हेन व्हाइल कंप्रीहेंडिंग अ टेक्स्ट,
For example, you have a passage given to you that may consist of 2 to 3 paragraph, right? और just one paragraph, तो एक पैराग्राफ का भी हो सकता है, 2-3 पैराग्राफ का भी हो सकता है। उसने उसको आपने गौर से पढ़ना है। ये आपकी कंप्रीहेंशन लेवल स्टार्ट हो गई है, ठीक है। पहले आप कंप्रीहेंशन करेंगे, उसकी कंप्रीहेंड करेंगे उसको, तो फिर आप प्रेसी लिखेंगे ना। जब तक आप समझेंगे नहीं तो आप प्रेसी कैसे लिखेंगे? सो फर्स्ट स्टेप इज टू कंप्रीहेंड दैट पैराग्राफ, that passage, right? So for that purpose you have to Mhm. For that purpose you have to, first step is to read that passage carefully twice or thrice, right? For that purpose you have to read that passage twice or thrice, 2 या 3 दफा आपने उसे गौर से पढ़ना है, and try to comprehend that, उसको समझने की कोशिश करनी है। After that, second step is that after reading that passage or written text carefully twice or thrice, you will underline the main points which are given in that text। जो भी उस टेक्स्ट में जो मेन आइडियाज, मेन पॉइंट डिस्कस किए गए हैं, दिए गए हैं, उनको अंडरलाइन कर लें कि ये मेन आइडियाज हैं, ठीक है। जो एग्जांपल्स या डिटेल्स या कोई क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कुछ राइटर्स का स्टाइल होता है, राइटिंग स्टाइल, वो कुछ क्वेश्चन पूछते हैं दरमियान में, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं, ये आपने छोड़ देनी है। डिटेल्स हैं, कोई एग्जांपल्स हैं, कोई इलस्ट्रेशंस हैं, कोई चार्ट्स, ग्राफ्स वगैरह, यानी जो वजाहत के लिए, जो क्लैरिफाई करने के लिए जो भी कंटेंट दिया गया है, दीज आर ऑल डिटेल्स, राइट? एंड यू हैव टू स्किप देम ऑल एंड यू हैव टू गेट द मेन आइडिया जस्ट। तो आपने मेन आइडिया उसमें से निकाल देना और बाकी सारी डिटेल्स को छोड़ देना, उनको अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कन्वर्ट दैट मेन आइडिया इन योर ओन वर्ड्स। आपने वो जो मेन पॉइंट्स हैं या मेन आइडियाज हैं, उनको आपने अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करना है, अपने वर्ड्स में उनको पैराफ्रेज करना है। आइडिया वही रहेगा जो राइटर का ओरिजिनल पैसेज में है, आपने आइडिया नहीं चेंज करना। आइडिया जो मेन थीम है वो वही रहना चाहिए, सिर्फ वर्ड चेंज होंगे, ठीक है। आपने पैराफ्रेजिंग करनी है, यानी कि उसकी पैराफ्रेजिंग करने के बाद जो है, आप पैराफ्रेजिंग करने के बाद नाउ व्हाट इज द फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप ये है कि आपने जो टेंस उसमें यूज हुआ है, टेंस की तरफ आ जाएं कि आपने टेंस कौन सा यूज करना है अपनी प्रेसी में। टेंस, जो टेंस उसमें यूज हुआ है, आपने वही टेंस आपने अपनी प्रेसी में यूज करना है। जो ओरिजिनल पैसेज में, ओरिजिनल टेक्स्ट या कंटेंट में जो टेंस यूज हुआ है, आपने अपनी प्रेसी में भी वही टेंस यूज करना है। अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट यूज करेंगे, अगर पास्ट है तो पास्ट यूज करेंगे, ठीक है। उसके अलावा आपने पर्सन देखना है कि कौन सा पर्सन यूज हुआ है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। तो आपने लेकिन थर्ड पर्सन ही मोस्टली, जब प्रेसी हम बनाते हैं, प्रेसी करते हैं, तो हम थर्ड पर्सन ही यूज करते हैं, फर्स्ट पर्सन नहीं यूज करते, क्योंकि फर्स्ट पर्सन क्या है, कौन सा है फर्स्ट पर्सन? आई और वी, राइट? तो आई वी तो हम यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि हम उसके राइटर नहीं है। जो भी कंटेंट है हमने नहीं लिखा, या हम नहीं उसको कर रहे, हम बयान नहीं कर रहे, तो इसलिए हमने थर्ड पर्सन यूज करना है, दैट ही और शी और दे, ठीक है, थर्ड पर्सन। इसलिए कभी भी प्रेसी करते हुए फर्स्ट पर्सन यूज नहीं करते, बल्कि थर्ड पर्सन यूज करते हैं। आई और वी का यूज नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपने अपने आप से रेफर नहीं करना कि मैंने ये कहा या मैंने ये लिखा या नहीं, बल्कि वो आपने राइटर जो है ना, उसकी तरफ रिफर करना है, दैट ही सेड दैट, द राइटर सेड दैट, द राइटर हैज सेड दैट। जो भी टेंस है, टेंस वो यूज करेंगे आप, प्रेजेंट या पास्ट, ठीक है। और पर्सन आपने थर्ड पर्सन यूज करना है, ही, शी, इट और दे, राइट? थर्ड पर्सन यूज करेंगे, फर्स्ट नहीं यूज करेंगे ना, सेकंड भी नहीं यूज हो सकता। ओके, मोर ओवर ये 5 चीजें आपने नोट करनी। एक तो गौर से 2-3 दफा पढ़ना है, उसके बाद मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है। तीसरा जो है ना, उसको अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करना है। चौथा ये कि आपने जो टेंस ओरिजिनल पैसेज में यूज किया गया है वही यूज करना है। और पांचवा ये कि आपने फर्स्ट और सेकंड पर्सन यूज नहीं करने हैं, बल्कि आपने थर्ड पर्सन का यूज करना है प्रेसी बनाते हुए। दैट राइटर हैज सेड दिस, द राइटर सेड दिस, द राइटर हैज सेड व्हाटएवर, राइट? तो इस तरह से आपने राइटर की तरफ जो है ना वो इंडिकेट करना है, इंडिकेशन देनी है, डेमोन्स्ट्रेट करना है, राइट? मोर ओवर, अब आ जाएं, ये 4-5 पॉइंट हो गए कि आपने लिखनी कैसे है। इसके अलावा जो है, अब आ जाएं कि आपने स्किप क्या क्या चीज़ें करनी है। स्किप जो है ना, फॉर एग्जांपल हम जैसे पहले भी बात कर चुके हैं, कोई कोटेशंस दी हुई हैं, कोई
इलस्ट्रेशंस हैं, कोई एग्जांपल्स हैं, कोई भी डिटेल दी हुई है, कोई ग्राफ्स हैं, कोई चार्ट्स एक्सप्लेनेशन के लिए दिए हैं, कोई डायग्राम्स दिए हैं, उनको स्किप कर देंगे। उनको मेन आइडियाज़ लेने के लिए ज़रूर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बाकी उसमें डिटेल्स वगैरह में नहीं जाएंगे आप। ठीक है। कोई क्वेश्चन पूछा है, जैसे पहले भी बात की है मैंने कि कुछ राइटर्स का राइटिंग स्टाइल होता है कि वो दरमियान में रीडर से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन लिखे होते हैं, वो क्वेश्चन वगैरह सब आपने कोटेशंस वगैरह सब आपने स्किप कर देनी है। यू हैव टू ओमिट omit all these details and examples and illustrations, right? और सिर्फ जो मेन पॉइंट्स हैं, और कुछ एग्जांपल जो ऐसी है जो थोड़ा बहुत आप उसको माइनर सा ब्रीफ सा करके, अगर वो बहुत ही रेलेवेंट है तो मेन आइडिया को एक्सप्लेन करने के लिए हो गया। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आपने प्रेसी राइटिंग का मेथड मैं बता रही थी, और मैंने आपको तकरीबन बता दिया है कि कौन कौन से स्टेप्स हैं, किस तरह से आपने प्रेसी लिखनी है। ठीक है। यानी जो आप रीड आउट कर रहे हैं किसी भी टेक्स्ट को, जब आप 2-3 दफ़ा रीड आउट कर रहे हैं, यानी फर्स्ट स्टेप इज टू read the content twice or thrice carefully, so that is, you can say that is the first step of comprehension। ये आपका फर्स्ट स्टेप है कम्प्रीहेंशन का। फिर जब आपने उसको अंडरस्टैंड कर लिया है, उसको पढ़ लिया है गौर से 2-3 दफ़ा, तो आपने अंडरस्टैंड कर लिया है, देन यू विल अंडरलाइन द मेन पॉइंट्स। दैट इज आल्सो द सेकंड स्टेप ऑफ डूइंग कम्प्रीहेंशन। जब आप कम्प्रीहेंशन करते हैं किसी भी टेक्स्ट की, तो आप उसको गौर से 2-3 दफ़ा पढ़ते हैं, फिर उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, और फिर जो उसमें मेन पॉइंट्स दिए गए होते हैं उनको अंडरलाइन करते हैं। ठीक है। उनको अंडरलाइन करते हैं। और फिर जो आपका नेक्स्ट स्टेप है वो आपका प्रेसी राइटिंग का स्टेप है, कि अंडरलाइन करने के बाद अब आपने प्रेसी राइटिंग करनी है, और उसको जो भी मेन आइडियाज़ हैं या जो भी मेन पॉइंट्स हैं उनको अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करना है, और उसको आपने समराइज करना है टू यू कैन से दैट you will summarize your main points, or the things which you have got from the original passage टू 1/3, जस्ट टू 1/3 ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। आपने 1/3 तक उसको प्रिसाइज करना है, और 1/3 से ज़्यादा आपकी प्रेसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। प्रेसी के लिए ज़रूरी है कि 1/3 आपने ये, यानी कॉलेज रीडिंग कंपोजिशन स्किल्स में, राइटिंग स्किल्स में ये ज़रूरी है कि जब आप स्टार्ट करें एज अ बिगिनर टू राइट अ प्रेसी, सो इट इज़ नेसेसरी फॉर यू to to concise it or to precise it or to summarize some content to the 1/3, बट आपने 1/3 तक उसको प्रिसाइज करना है। और इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने जो जो ओरिजिनल पैसेज है उसके वर्ड्स को, टोटल वर्ड्स को काउंट करना है वो कितने हैं, और उसको 3 पे तकसीम करना है ताकि आपका 1/3 निकल आ सके। और उससे जितने वो वर्ड्स आते हैं 1/3, उससे ज़्यादा आपके ना ज़्यादा ना कम होने चाहिए। तो आपने 1/3 आपने जो है ना आपकी प्रेसी होनी चाहिए। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि आपने टेंस कौन सा यूज़ करना है। टेंस आपने जो भी टेंस, अगर पास्ट है तो पास्ट यूज़ करेंगे, ओरिजिनल पैसेज में, ओरिजिनल टेक्स्ट में जो भी टेंस यूज़ हुआ है वही टेंस यूज़ करेंगे। अगर पास्ट है तो पास्ट, अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट। ठीक है। उसके अलावा थक गए हैं आप, मैं खुद भी थकी हुई हूँ, मैं लगातार क्लासेस ले रही हूँ और बस ख़त्म हो गया है। मैं तो खुद, मुझसे अब बोला भी नहीं जा रहा, मेरी ज़ुबान स्लिप कर रही है। पानी भी नहीं पिया है मैंने, लगातार 6 क्लासेस पढ़ाई हैं और पानी भी नहीं पिया सुबह से। ओके। इसलिए अब तो जो है ना वो ज़ुबान भी थक गई है, बोलने की हिम्मत भी नहीं। ओके। ओके जी। हाँ, वी हैव ऑलमोस्ट डन। बस मैंने आपको ये बताना है कि नेक्स्ट में हम अपने प्रेसी राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है आपने, और उसके लिए ये है कि आपने कोई भी कंटेंट, कोई भी पैराग्राफ आप ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा, या मैं भी आपको जो है ना गूगल क्लासरूम पे सेंड कर दूंगी, या व्हाट्सएप के थ्रू आपको स्नैप बना के सेंड कर दूंगी। उस पे उसको आपने प्रिसाइज करके गूगल क्लासरूम पे आपने सबमिट करना है। मैंने आपको कोर्स सेंड कर दिया है, उस पर आपने पोस्ट करना है। ठीक है। और बस यही है, 2-4 चीज़ें, बस हम तकरीबन सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए थे। उसके बाद ये है कि आपका पर्सन कौन सा यूज़ करना है, वो आपने फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन यूज़ नहीं करना, आपने थर्ड पर्सन ही यूज़ करना है। ठीक है। ही, शी, और, क्योंकि हमने रिफ़र करना है राइटर की तरफ कि राइटर ने ये कहा है,
क्योंकि हम तो नहीं खुद कह रहे ना, इसलिए आई और वी यूज नहीं कर सकते, हम ना यूज करेंगे। सेकंड पर्सन या फर्स्ट पर्सन यूज करना, थर्ड पर्सन ही यूज करेंगे। प्रेसी की असाइनमेंट, हाँ आप प्रेसी की असाइनमेंट दे दें, ठीक है। प्रेसी कोई भी पैसेज आप ले लें और उसको प्रिसाइज करके ओरिजिनल पैसेज और उसकी प्रेसी, उसके वर्ड्स वगैरह आपने लिखे हुए हों, वो आप चाहे जो है ना वो आप रिटर्न पेपर पे लिख के कर लें और उसकी स्नैप बना के इस पे पोस्ट कर दें गूगल क्लासरूम पे। व्हाट्सएप पे ना भेजें क्योंकि उस पर फिर रश बहुत हो जाता है और फिर स्पेस का प्रॉब्लम होता है। वो गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दें, स्नैप लेके ना उसको गूगल क्लासरूम पे आप उसका इमेज जो है वो अपलोड कर दें, तो वो फिर मैं चेक कर लूंगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। और बाकी जो आपने स्किप करना है वो भी मैंने आपको बता दिया था कि जो भी एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं वो आपने स्किप कर देनी है। सो दिस इज द मेथड ऑफ राइटिंग अ प्रेसी एंड दैट इज अ मैटर, जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप जो है ना वो उसमें एक्सपर्ट होंगे। वर्ड में भी बना सकते हैं, वर्ड में बनाने हैं, वर्ड में बना सकते हैं, वर्ड में बना लें। पिछली असाइनमेंट भी आप लोगों ने देनी है, डोंट वरी, क्योंकि वो आपका टॉपिक तो है ही। तो वो आप असाइनमेंट देंगे तो मुझे पता चलेगा आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी हुई है उस टॉपिक की। वर्ड में भी बना सकते हैं। एग्जाम्पल आपने, ठीक है। चलें ऐसा करते हैं, मैं आपको ना पोस्ट कर देती हूँ गूगल क्लासरूम पेज पे ही, ये जो एग्जाम्पल है इसकी 2-3 एग्जाम्पल्स की स्नैप्स लेके आपको पोस्ट कर देती हूँ या व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगी। अभी सिर्फ आप जो है ऐसा करें कि प्रेसी की असाइनमेंट भेज दें और दूसरी असाइनमेंट चले उससे अभी रोक के रखें। फिर आप फिर अभी प्रेसी की असाइनमेंट जो है ना फिलहाल वो तो करें। बनानी दोनों ही है, दोनों असाइनमेंट्स ही बनानी है, लेकिन अभी फिलहाल जो है ना प्रैक्टिस उसकी दे। मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप पे जो है ना उसका कोड भेज दिया है, गूगल क्लासरूम का कोड भेज दिया आपको। प्रेसी वाली आप लोग दे दें 1-2 दिन में, 1-2 दिन में मैं आप लोगों को पैसेज जो है ना इसके एग्जाम्पलरी प्रेसी के पैसेज जो है वो सेंड कर देती हूँ। आप प्रेसी वाली सेंड करें, पहले आप प्रेसी वाली सेंड करें। प्रेसी वाली सेंड करें, पता चले कि आपको प्रेसी कितनी क्या कैसे। ये जस्ट आपकी प्रैक्टिस है, प्रेसी राइटिंग आपकी प्रैक्टिस है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपके प्रेसी में आप मास्टर होते जाएंगे। ओके जी, ठीक है। नाउ यू आर you as well as I am also tired and exhausted। तो अब हम एंड करते हैं। पैराग्राफ वाली अभी रहने दें, पैराग्राफ वाली अभी रहने दें, तो आप वो दूसरी मुझे सेंड करें। ये प्रेसी वाली जो है ना पहले ये सेंड करें, फिर पैराग्राफ वाली भी देख लेंगे। उसे भी आप वैसे तैयार करके रखें, अभी नहीं, इस वीक में नहीं तो जो है ना मिड इन द मिड ऑफ द वीक जो है ना वो भी आप लोगों ने जमा करवानी है, क्योंकि वो टॉपिक आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो भी जमा करवानी है, ठीक है। प्रेसी राइटिंग की असाइनमेंट जो है ना वो तो आपने 1-2 दिन में अब करवा देनी है जमा। ट्यूसडे नहीं, वेनसडे थर्सडे तक आप करवा दें, मैक्सिमम फ्राइडे तक। इस फ्राइडे तक जो है ना आपने करवानी है ये जमा, इसकी प्रेसी राइटिंग की। और वो जो है पैराग्राफ राइटिंग की वो आप चाहे जो है ना वो फिर मंडे तक करवा दें, मंडे या ट्यूसडे को करवा दें। एक ओवरव्यू मैं आप लोगों को दे देती हूँ। ओवरव्यू वैसे भी मैंने डिस्कस किया है, प्रेसी राइटिंग का मेथड डिस्कस कर देती हूँ, ठीक है। प्रेसी आपको समझ आ गई है कि उसको डिफाइन कैसे करना है, वो होती क्या है, यानी एक और उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए एक अच्छी प्रेसी में, ठीक है। उसमें कंसाइसनेस होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, कंप्लीटनेस होनी चाहिए
और मोर ओवर जो है ना यूनिटी ऑफ सब्जेक्ट, यानी एक ही टॉपिक पे बात हो, ये ना हो कि बीच में ही एक और टॉपिक शुरू हो गया या दूसरा या तीसरा शुरू हो गया, इस तरह से नहीं, एक ही टॉपिक पे बात होनी चाहिए और एज अ होल एक यूनिट प्रेजेंट करें, यानी ऐसा लगे कि ये एक ही चीज़ है और यही थी, यानी इससे पहले किस चीज़ को आपने प्रिसाइज किया है वो ना पता चले, बल्कि ऐसा लगे ये एक ही यूनिट था। ठीक है, तो ऐसी कंपोजिशन, एक कंप्लीट कंपोजिशन, एक न्यू कंपोजिशन आपने क्रिएट करनी है अपने वर्ड से। आपने मेन आइडियाज, उनके आइडिया जो है वो उस राइटर का ही होगा जिसका ओरिजिनल पैसेज है या ओरिजिनल कंटेंट है, लेकिन वर्ड्स सारे आपके न्यू होंगे, आपके होंगे, आपने अपने वर्ड्स में लिखना है, एक नई कंपोजिशन तैयार करनी है। और इसका जो है ना बाकी मेथड देख लेंगे, मेथड में आपको 5-6 पॉइंट्स हैं, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि उनको नोट कर लें साथ साथ, ताकि आप जो है ना जब आप प्रेसी लिखें तो आप वो अपने पॉइंट्स आपके सामने होने चाहिए। ठीक है, आपने क्या करना है कि फर्स्टली you have to read the content, means to say you will study the content, right? Twice or thrice read the paragraph or the passage or what you have, what is the content with you, read that content carefully twice or thrice, 2-3 दफा उसे गौर से अच्छी तरह पढ़ें, उसे समझें। उसके बाद जो मेन पॉइंट्स, मेन आइडिया, सेकंड स्टेप है कि उस मेन पॉइंट्स और मेन आइडियाज को अंडरलाइन कर लेना है आपने, जो भी उसमें जो भी मेन पॉइंट्स, मेन आइडियाज हैं उनको अंडरलाइन कर लें। ठीक है, अंडरलाइन करने के बाद अब आपने उनको अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करना है। क्लू वर्ड्स, सॉरी ये हम एक चीज़ भूल गए कि क्लू वर्ड्स आपने तैयार कर लेने, जो मेन आइडियाज़, मेन पॉइंट्स हैं उनसे रिलेटेड क्लू वर्ड्स आप तैयार कर लें। वो फ्रेजेस की फॉर्म में, वर्ड्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, ताकि जो है ना आपको ये याद रहे और आप जो है ना उसको कन्वर्ट करने में या पैराफ्रेजिंग करने में ईजी हो, अपने अल्फाज में उसको लिखने की कोशिश करें। लिखेंगे उसका एक रिव्यू, यानी एक कहानी सी बना लें, स्टोरी सी, कि इसमें ये चीज़ बताई गई थी, इस पैसेज में, ये इस पैराग्राफ में ये चीज़ बताई गई है, और उसको अपने अल्फाज में खुद से अपने आप से बयान करें। ठीक है, तो फिर आप जब कन्वर्ट कर लेंगे तो फिर आप जो है ना उसका 1/3 उसको प्रिसाइज करके, आप 1/3 से ज़्यादा ना हो, उसके लिए ये है कि आपने उसके वर्ड्स काउंट करने हैं। एज अ बिगिनर यू हैव टू काउंट द वर्ड्स ऑफ द ओरिजिनल पैसेज एंड देन डिवाइड दोज वर्ड्स बाय 3 से डिवाइड करें, और फिर जो जितना भी आता है वो 1/3 आपका होगा, उससे ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए। वो 1/3 आपकी प्रेस होनी चाहिए। और उसमें है कि आपने थर्ड पर्सन यूज़ करना है, थर्ड पर्सन यानी ही, शी, इट, दे वगैरह आप यूज़ करते हैं, बिकॉज वी हैव टू रिफर टूवर्ड्स द राइटर। हमने ये कहना है कि राइटर ने ये कहा या उसने ये कहा, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते आई और वी, मैंने फर्स्ट पर्सन यूज़ कर सकते, अपने आप को रिफर नहीं करना क्या मैंने ये कहा है, तो फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन इसलिए यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ थर्ड पर्सन ही यूज़ करेंगे। और बाकी जो है ना आपने स्किप क्या क्या चीज़ें करनी है वो भी हमने देख ली थी, कि जो भी डिटेल्स वगैरह हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, कोई कोटेशंस हैं, कोई क्वेश्चन पूछा है राइटर ने, जैसे कुछ राइटर का राइटिंग स्टाइल होता है, क्वेश्चंस बीच में लिखते हैं, तो क्वेश्चंस, कोई कोटेशंस, कोई भी एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं, एग्जांपल्स हैं, उनको आपने मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई बहुत ही ज़रूरी है तो उनको बहुत ही समराइज करने करके एक आधे सेंटेंस में जो है ना वो ब्रीफ सा करके आपने लिख देना। ठीक है, यानी 1/3 की आपकी 1/3 भी हो जाए, क्लियर भी हो जाए, चीज़ें भी क्लियर हो जाएं, जो आप कंटेंट डिस्कस कर रहे हैं वो भी क्लैरिफाई कर दे उसको जो के ओरिजिनल पैसेज में था, यानी इतना सा एलेबोरेट कर सकते हैं आपके 1/3 के अंदर अंदर रहे आपका मेन आइडिया। तो पहले आप डिस्कस करेंगे ही मेन आइडिया के साथ, अगर कोई एलेबोरेशन है तो थोड़ा सा उसको भी कर सकते हैं, लेकिन 1/3 के अंदर अंदर रहते हुए। ठीक है, पैसेज मैं देखती हूँ या तो आप ऑनलाइन सर्च कर लें और फिर उसके साथ ओरिजिनल पैसेज, आपने मुझे ओरिजिनल पैसेज और उसकी प्रेसी दोनों ही मुझे सेंड करनी है। ठीक है, अदरवाइज मैं देखती हूँ कि आपको उनको कोई पैसेज, 2-4 पैसेजेस मैं भी सेंड कर देती हूँ बुक से स्नैप लेके। पैराग्राफ ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं, और जो है ना मैं देखती हूँ ऑनलाइन आप गूगल पे सर्च करके, या मैं आप लोगों को सेंड कर देती हूँ, मैं आपको गूगल क्लासरूम पे सेंड कर देती हूँ एग्जांपल्स भी और कुछ पैसेजेस भी। लाइंस नहीं कोई मैटर करती हैं, आप 1 2 3 पैराग्राफ्स का हो पैसेज।
चले मैं सेंड कर दूंगी, ठीक है। और कोई चीज कुछ पूछना हो? ओके, अब हमारी 4 टॉपिक्स तकरीबन हो गए हैं। नोट टेकिंग, पैराग्राफ राइटिंग, और स्कीमिंग स्कैनिंग, और ये प्रेसी राइटिंग, कंप्रीहेंशन और प्रेसी राइटिंग। फुल टॉपिक नहीं पढ़ाया? नहीं नहीं, ज्यादा प्रैक्टिस करनी है आपने। अभी फिलहाल एक दो की प्रैक्टिस करें, लेकिन ये ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप फिर ही परफेक्ट हो सकेंगे। You will not be you cannot be master of press writing if you will not do the practice. वर्क उस पे आपने कुछ नहीं करना। जब आप जाएंगे ना, दैट इज़ वेरी इजी, दैट इज़ नॉट मच डिफिकल्ट, कुछ भी उसमें मुश्किल नहीं है। जब आप जाएंगे ना तो खुद ही से आपको पता चल जाएगा, वो इजी है बहुत। आपने असाइनमेंट का ऑप्शन आता है वहाँ पे, अपना आपका बस अकाउंट बना लें, आप जीमेल पे अकाउंट बना लें और उसके थ्रू वो आप लॉगिन हो जाएंगे। तो जो है आप उस पे जब आप ऑनलाइन उसे करेंगी ना तो बहुत इजी है। हम्म, आपको ऑनलाइन इसका ट्यूटोरियल भी मिल जाएगा। आप गूगल क्लासरूम का ना ट्यूटोरियल गूगल पे सर्च करें, गूगल क्लासरूम ट्यूटोरियल, उसको ट्यूटोरियल से मिल जाएंगे। आप वो आप देख के, वो वीडियो वगैरह देख के उससे भी आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से आपने इस पे करना है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन मैंने आपको बता दिया, मैक्सिमम फ्राइडे तक आप लोगों ने ये जमा करवानी है, प्रेसी वाली। यूट्यूब पर देख लें, यूट्यूब पर देख लें, वो आपको वीडियोस मिल जाएंगी। वो मुश्किल नहीं है, जब आप करेंगी तो गूगल क्लासरूम पे बहुत इजी है, इजीली पता चल जाएगा आपको। ओके, उस पे मैंने आप लोगों को बता दिया है तरीका कि आप खुद से पेपर पे लिख के भी उसकी स्नैप अपलोड कर सकते हैं, गूगल क्लासरूम के पेज पे पोस्ट कर दें, इमेज पोस्ट कर दें, या जो है आप वर्ड पे भी बना के, जो है दोनों तरह से आप कर सकते हैं। वर्ड पे बना के भी आप लिख सकते हैं, अगर आपकी टाइपिंग आपको ईजी लगता है तो आप वर्ड पे बना के उस पर भी अपलोड कर दें फाइल, ठीक है। ओके क्लास, ओके, आई एम गोइंग टू एंड द मीटिंग। ओके, अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर टिल द नेक्स्ट वीक। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीक नाउ। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह होगा तो वो आप पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।